Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 5 of your textbook, The Age of Industrialization. In our previous session, we discussed about before the Industrial Revolution, the coming up of the factory, the pace of industrial change, and hand labor and steam power. Today we will discuss about industrialization in the colonies. The age of Indian textile. Silk and cotton products of India dominated the international market before the age of machine industries. Armenian and Persian merchants took the finer qualities of cotton from Punjab to Afghanistan, eastern Persia, and Central Asia. Surat, Masolipatnam, and Hooghly were the most important ports which were used for trade. Supply merchants gave advances to the weavers and obtained the finished woven cloth. At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and brought the products from the supply merchants. Before industrialization came to India or to the world, इंडियन टेक्सटाइल सच एस कॉटन मतलब कॉटन और सिल्क जैसा जो इंडियन टेक्सटाइल था इट वॉज़ वेरी फेमस इन दी वर्ल्ड. वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स थे जो कोर्स कॉटन को प्रोड्यूस करते थे. वो थोड़ा मोटा क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करते थे, बट द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन वॉज ओनली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इट वॉज वर्ल्ड फेमस. और हर कंट्री को चाहिए होता था हमारे यहाँ का फाइन कॉटन. But industrialization in other countries boomed the production, but when it came to in India, it did not do so well in starting. अब इसके बाद बात करेंगे कि कॉटन और सिल्क को कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था. पंजाब वाला जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम देयर वी यूज टू एक्सपोर्ट इट टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया ऑल्सो. From Surat, which is again a port in Gujarat, we used to export to Mediterranean Sea, Red Sea ports and Gulf. और हमारे यहाँ से हुगली पोर्ट और मसूलीपट्टनम से जाता था. अब स्टेक होल्डर्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स थे हमारे प्रोडक्शन में, कौन कौन से लोग थे जिनका योगदान था. सबसे पहले तो फार्मर्स थे. ऑब्वियसली इफ़ दे वोंट प्रोड्यूस कॉटन, फ्रॉम वेयर विल वी गेट द फाइन थ्रेड ऑफ कॉटन और एनी मर्चेंडाइज. दूसरे थे हमारे वीवर्स हु यूज टू वीव एंड मेक इट इनटू अ क्लॉथ. नाउ आफ्टर वीवर हैज़ वीव द क्लॉथ, वी यूज टू हैव टू काइंड्स ऑफ मर्चेंट्स. वन मर्चेंट इज एक्सपोर्ट मर्चेंट एंड अनदर वन इज सप्लाई मर्चेंट. सप्लाई मर्चेंट कौन होता है? सप्लाई मर्चेंट का काम होता था कि जो पोर्ट्स वाले टाउन्स हैं, सी के पास वाले टाउन्स हैं, उन टाउन्स को कनेक्ट करके इनलैंड रीजन से, उनको कनेक्ट करना इनलैंड रीजन से, टू कनेक्ट द पोर्ट सिटी टू द इनलैंड रीजन. साथ ही साथ सप्लाई मर्चेंट्स देते थे लोन्स वीवर्स को सो दैट दे कैन स्टार्ट विद देयर प्रोडक्शन. क्योंकि ऑब्वियसली मनी चाहिए होता था कोई भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए, तो ये सप्लाई मर्चेंट्स इन्हें दिया करते थे. दूसरा होता है एक्सपोर्ट मर्चेंट. एक्सपोर्ट मर्चेंट्स का काम था कि वो पोर्ट पे रहते थे और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को देखते थे. फिर आते हैं इसमें ब्रोकर्स. ब्रोकर्स का काम होता था टू ब्रेक द डील बिटवीन द पीपल हु हैव कम टू पोर्ट सिटीज़ टू टेक आर टेक्सटाइल एंड बिटवीन द मर्चेंट्स ऑल्सो. इनका काम होता था डील को करवाना, इसलिए इनको कहा जाता था ब्रोकर्स. उसके बाद होते थे बिग शिपर्स हु विल ट्रांसपोर्ट आर टेक्सटाइल टू द डिफरेंट नेशंस सो दैट वी कैन हैव आर प्रॉफिट. तो ये सारा एक प्रोसेस होता था. Arrival of European companies. By the 1750s, with the arrival of the European companies, the Indians started losing their control over the trade. The European companies were gaining power by securing a variety of concessions from local courts. Some of the companies got monopoly right to trade. All this resulted in a decline of the old ports like Surat and Hooghly, through which local merchants had operated. Slowly, the local bankers were bankrupt. While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew. This change was an indication of the growth of colonial power. अब 1750 से इस सब में डिक्लाइन आना शुरू हो गया बिकॉज यूरोपियन पावर ब्रिटेन वॉज मेकिंग इट्स होल्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडियन मार्केट. नाउ ब्रिटेन वांटेड टू कम्पीट इन इंडिया. ब्रिटेन ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया और धीरे धीरे करके रूट कॉज मतलब जो हमारे बैंक्स थे जो लोन्स देते थे, उन लोन्स पर पूरा सिस्टम चल रहा था प्रोडक्शन का.
those local banks were started getting bankrupt और उन्होंने ट्रेड कंसेशन करना शुरू कर दिया था। अब कंसेशंस देंगे तो ऑब्वियसली जहां हमें माल सस्ता मिल रहा है तो लोग उसी तरफ जाते हैं। कंसेशन करने के साथ साथ मोनोपोलाइज करने के साथ साथ पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी ताकि इंडियन मार्केट को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लें। ओल्ड पोर्ट्स का डिक्लाइन हो गया था अब सूरत और हुगली में, और नए पोर्ट्स आ गए थे बॉम्बे और कैलकाटा में। इस चेंज से ये बात पता चल रही थी कि अब बढ़नी शुरू हो गई थी ब्रिटिश की पावर इंडिया में। Situation of weavers. As Indian fine textiles were in great demand in Europe, the East India Company was keen on expanding textile exports from India. Before establishing political power in Bengal and Carnatic in 1760s and 1770s, the East India Company found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. The French, Dutch, Portuguese, and local traders competed in the market, thus, the producers had to bargain power. The officials of the East India Company faced problems for getting smooth supply, and they also complained about the high prices of the product. Once the company established its political power, it started to eliminate its competitors and tried to assert a monopoly right to trade. अब जो सिचुएशन थी वीवर्स की इंडिया में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब जो ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आए थे तो उनको लगा था कि क्योंकि यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी भी है तो काम करना आसान होगा और हमारा ट्रेड सिस्टम भी वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं था। बिकॉज इन आवर कंट्री नॉट ओनली देयर वर इंडियन मर्चेंट्स बट ऑल्सो पोर्चुगीज़ एंड डच मर्चेंट्स, फ्रेंच मर्चेंट्स। तो सिर्फ इंडियन मर्चेंट से ही कंपटीशन नहीं था उनका, यूरोपियन पावर्स का और भी बाकी तरह तरह के मर्चेंट से उनका कंपटीशन आने वाला था। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये जो बीच में एक्सपोर्ट मर्चेंट, सप्लाई मर्चेंट, ऑल दीज पीपल जिनको मिडल मैन जिनको कहा जाता है, ये जितने भी लोग हैं उनको हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट पेइंग समबडी फॉर द एंटायर प्रोसेस एंड दैट पेड सर्वेंट वाज नोन एज गोमस्तास। तो उन्होंने बना दिया था ये सिस्टम, गोमस्तास अब पेड सर्वेंट बन गए थे। और अब प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पुराने एक्सपोर्ट मर्चेंट वगैरह होते थे, सप्लाई मर्चेंट होते थे, दे यूज़ टू बी फ्रॉम आवर ओन विलेज, भाईचारा बना रहता था। दे यूज़ टू बी फ्रेंडली, कभी कोई प्रॉब्लम होती थी ट्रांसपोर्ट वाले प्रोसेस में तो वो हेल्प करते थे, एंड दे वुड कंडक्ट विद अस इन वेरी गुड मैनर। बिहेवियर ऑफ देम विद द वीवर्स वॉज वेरी वेरी गुड। In many places of Bengal and Karnataka, weavers left villages and migrated to different villages. Sometimes they even revolted against the company and refused to take loans. Those who took loans had to hand over their product to the Gomasthas. अब काफ़ी सारी जगहों पर जैसे बंगाल एंड कर्नाटक में वीवर्स ने विलेजेस से माइग्रेट करना शुरू कर दिया दूसरे विलेजेस में, और कई बार उन्होंने रिवोल्ट भी किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, और उन्होंने लोन लेने के लिए भी अब डिनाई कर दिया था, क्योंकि जो लोन लेते थे तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को हैंड ओवर करना होता था गोमस्थास को। ओके स्टूडेंट्स, so we'll study about Gomasthas in detail in next session, and that's all for today.